मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं या फिर कुछ तैयारी भी है? क्योंकि नीतीश कुमार आ जाएंगे रैली में, पीएम मोदी आ जाएंगे, अमित शाह आ जाएंगे, योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े चेहरे आएंगे। प्रशांत किशोर को रणनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता पर लाने के लिए तो जरूर आता है। आज जिन नेताओं को, जिन सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं, जिनको कोस रहे हैं, उन्हीं सरकार को, उन्हीं सरकार बनाने में, उन्हीं नेताओं को सदन में पहुंचाने में प्रशांत किशोर जी का हाथ है। तो जो इंसान पैसे के लिए उस वक्त उन लोगों को सदन में पहुंचाया, तो क्या पता आगे भी आने वाले टाइम में पैसे के लिए बिक जाए, किसी सरकार को हराने के लिए, किसी सरकार को जिताने के लिए। जिसका भी चुनाव जिताने के लिए गए, प्रशांत किशोर मुड़ करके कभी उस सरकार के पास कभी नहीं गए। ऐसे 10 सरकार हैं। प्रशांत किशोर अगर चाहते, जदयू को भी तो जिताए, जदयू में शामिल भी हो गए। उस समय उनको विकास नहीं दिखा। जब जदयू से बाहर हो गए तो उनको विकास दिखने लगा, बिहार की गरीबी दिखने लगी, बिहार में शिक्षा की कमी दिखने लगी, बिहार के लोग बदहाल दिखने लगे, बिहार गरीब राज्य दिखने लगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि न मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ और न मैं इस पार्टी का मुखिया। मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। तो प्रशांत किशोर भी क्या बिहार के अरविंद केजरीवाल साबित होंगे? आपकी आत्मविश्वास नहीं है, आपके शब्दों में वजन नहीं है, दृढ़ निष्ठा दिखाई नहीं दे रही है, आप कसम खा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी तो कहते हैं कि आप अपने बच्चे का मुंह देखिए, उसके बाद आप वोट दीजिए। कोई यहाँ पर नॉमिनेट या मोहर मारने वाला नहीं है, व्यक्ति का ये संगठन नहीं है। जन स्वराज जनता का राज, जनता के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था होगी उसे ही जन स्वराज कहा जा रहा है। लोगों को क्या ऐसा बात कहें, क्या ऐसा चीज बताएं कि लोगों को विश्वास हो कि प्रशांत किशोर बिहार के अगले अरविंद केजरीवाल नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अमन कश्यप और आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो के पॉडकास्ट में। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और देखें हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में है। तैयारी के साथ साथ हर एक पार्टी अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर रही है और इसी कड़ी में जन स्वराज भी आकर खड़ी हो गई है। बिहार है, बिहार में जातीय राजनीति से कोई इनकार नहीं कर सकता। जन स्वराज के सामने चुनौती बड़ी है, पर प्रशांत किशोर 665 दिनों से 2697 ग्राम, 235 ब्लॉक और 1319 पंचायत में जाकर पद यात्रा कर रहे हैं। बिहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं और 3 उद्देश्य को रखा है। नया बिहार बनाना, बिहार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना और बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाना। पर क्या प्रशांत किशोर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? बिहार में सरकार बना पाएंगे? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के समर्थक कहें, जन स्वराज के सिपाही कहें या फिर जन स्वराज के नेता कहें, संजय गौतम जी, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो के पॉडकास्ट में। क्या इस बार बिहार में बहार है नीतीश कुमार? क्या इस बार नारा बदलेगा, बिहार में बहार है जन स्वराज की सरकार? नारा तो बिहार की जनता बदल रही है जी। प्रशांत जी पिछले 2 साल से जो यात्रा कर रहे हैं, उस गांव कस्बे में हजारों हजार लोगों का जन सैलाब जी, उस यात्रा में साथ होना जी, वह बिहार बदलाव का एक नजारा दिखाई दे रहा है। जी, जिस बिहार के अंदर बापू सभागार में किसी पार्टी को, बड़े दलों को साल में एक बार मीटिंग करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, जी, आज जन स्वराज हर 15 दिन में कभी यूथ का सम्मेलन हो रहा है, जन स्वराज के पदाधिकारी का सम्मेलन हो रहा है, अभी महिलाओं का, हमारी बहनों का सम्मेलन होगा इस 25 तारीख को। 1 तारीख को पूरे बिहार के जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनका सम्मेलन हो रहा है। तो हम 15 दिन के अंतराल में वह बापू सभागार को लोगों के विचारों के लिए, लोगों को परिवर्तन के लिए
मीटिंग करते आ रहे हैं। जी तो ये तो बता रहा है कि बिहार बदलाव की और कदम बढ़ा चुका है जी और वह मंजिल दूर नहीं है जो मुकाम पाने के लिए। जी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं या फिर कुछ तैयारी भी है? क्योंकि नीतीश कुमार आ जाएंगे रैली में, पीएम मोदी आ जाएंगे, अमित शाह आ जाएंगे, योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े चेहरे आएंगे, तो क्या पता माहौल बदल जाए। प्रशांत किशोर जी की जरूरत जी नीतीश कुमार को भी पड़ी है, जी मोदी जी को भी पड़ी है जी और देश के लगभग छोटे बड़े 13 राज्य के नेताओं को जरूरत पड़ी है। जी यह राजनीति के डॉक्टर तो जरूर है जी। कि कब किसका बीमारी कैसे ठीक करना है, और जब जो नेता बीमार पड़ते हैं उनका चक्का फंसता था तो प्रशांत किशोर को ही खोजते थे। और प्रशांत किशोर इस रणनीति के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के सत्ता को बदलने के लिए इतने तो जरूर ये जानकार और काबिल हैं कि हम आप क्या भारत के सभी दल के नेताओं को पूछेंगे तो कहेंगे और कुछ आवे ना आवे, लेकिन प्रशांत किशोर को रणनीति करने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए और सत्ता पर लाने के लिए तो जरूर आता है। इतना ज्ञान तो ईश्वर ने जरूर उस व्यक्ति को दिया है। इसलिए आप इसको जिस रूप में स्वतंत्र हैं, लोगों को कहने की अपने शब्दों की आजादी है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सत्ता बदलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ 200 से ऊपर पार के साथ 25 में जनसुराज की बिहार में सरकार बनेगी। और नहीं बनी तो प्रशांत किशोर जिस तरह से चल रहे हैं चलते रहेंगे, क्योंकि हम बिहार के व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सत्ता बदलने की सिर्फ बात होती तो आप देखे होंगे आरजेडी ने भी सत्ता को बदला, जदयू ने भी बदला, बीजेपी कांग्रेस तो बेचारे ये तो लटके हुए रहते हैं, ये तो सत्ता को सिर्फ ना वह छिटकिनी और लगाने का इनका सिर्फ काम है, उस पद पर बैठने का इनका काम है नहीं। लेकिन वो बदलने से क्या हो गया, वही नेता वही मंत्री कांग्रेस की सरकार में भी, लालू की सरकार में भी, नीतीश जी की सरकार में भी वही व्यक्ति घूम करके आ रहा है। कहना है कि व्यवस्था बदलिए, राजनीति के स्वरूप को बदलिए, उस ईमानदार व्यक्ति को, वह कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक समर्पित कार्यकर्ताओं को जो कि 1 बूथ और 10 यूथ करने के लिए नहीं, गांव में किसी पार्टी का झंडा ढोने के लिए वो नहीं जन्म लिया है। अगर उसमें जज्बा है, काबिलियत है, उसे जगह मिलेगी और बिहार की सत्ता में वो भी काबिज हो सकता है, वो भी विधायक बन सकता है, वो भी मंत्री बन सकता है। प्रशांत किशोर ऐसे राजनीतिक बदलाव की व्यवस्था के साथ सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। अच्छा, पद यात्रा तो कर रहे हैं, लोगों को लताड़ लगा रहे हैं, डॉक्टर का बेटा हो के कड़वी दवाई बांट रहे हैं। आपको जीवन में कभी न कभी उस वास्तविकता से रूबरू होना पड़ेगा। लताड़ तो लगेंगे ही, लताड़ नहीं लगेंगे आपको दर्जन भर नेताओं का हम गिनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, अशोक यादव सांसद किसके बेटे हैं? हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। शिवेश राम किसके बेटे हैं? मुनीलाल राम के बेटे हैं। विवेक ठाकुर किसके बेटे हैं? सीपी ठाकुर के बेटे हैं। अजय निषाद किसके बेटे थे? जय नारायण निषाद के बेटे थे। ऐसे दर्जनों आपको व्यक्ति मिलेंगे जो परंपरागत राजनीति में एक दल से दूसरे दल पर आकर के काबिज हो गए। फिर आप दूसरी तरफ देखिएगा, सम्राट चौधरी कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सत्ता बदलने की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। सम्राट चौधरी कहां से आया? वही शकुनी चौधरी, वही सम्राट चौधरी पिता पुत्र कांग्रेस की राजनीति किया, लालू जी की राजनीति किया, नीतीश जी की राजनीति किया, राबड़ी जी की राजनीति किया, जीतन राम जी की राजनीति किया और भारतीय जनता पार्टी का भी नेता हो गया। तो क्या ऐसे वैचारिक परिवर्तन से सत्ता और समाज का व्यवस्था बदलता है? अच्छे व्यक्ति की आने की जरूरत है, जिसमें जज्बा है, काबिलियत है, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो। वह दरी बिछाने के लिए नहीं है, उसमें अगर काबिलियत है उसे ला और सत्ता का चाबी उसके हाथ में दो, ताकि समाज में सही ढंग से, सही समर्पित भाव से वह सत्ता को और समाज को सेवा के भाव से काम कर सके। 243 मतलब 243 सीट पे चुनाव लड़ना है। अगर गठबंधन की नौबत आ गई तो किससे गठबंधन करेंगे? ये स्वप्न में भी, दिन हो या रात हो। नहीं, ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी कहते थे, जो 2012 में जब सरकार
जब 2012 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो उन्होंने भी कहा कि मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। तो प्रशांत किशोर भी क्या बिहार के अरविंद केजरीवाल साबित होंगे? आप ये जो कसम खाने की बात कहते हैं जी मैं इसे बचकाना हरकत मानता हूँ। जी चाहे कोई भी, आज तक प्रशांत जी ने किसी मंदिर का, नहीं, किसी जिस मस्जिद तरीके का, किसी बच्चे का कसम खाने की बात, ये बचकाना, आपकी आत्मविश्वास नहीं है, आपके शब्दों में वजन नहीं है, आपके शब्दों में समाज का विश्वास नहीं दिखाई दे रहा है, दृढ़ निष्ठा दिखाई नहीं दे रही है। आप कसम खा रहे हैं, शब्द जो बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर भी तो कहते हैं कि आप अपने बच्चे का मुंह देखिए उसके बाद आप वोट दीजिए। बच्चे का मुंह देखिए, बच्चे को शिक्षा के लिए वोट दीजिए। आप जाति के नाम पर वोट देते हैं, नेता का चेहरा देख करके वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन आपकी गरीबी कभी खत्म नहीं हुई। आपकी गरीबी तब खत्म होगी जब आप अपने बच्चों को शिक्षा के नाम पर वोट दीजिएगा, रोजगार के नाम पर वोट दीजिएगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, 5 किलो अनाज मिला। मंदिर बनाने के लिए वोट दिए, मंदिर बनाया सरकार। जिस दिन आप शिक्षा के लिए वोट देने लगिएगा, जिस दिन आप रोजगार के लिए वोट देने लगिएगा, उस दिन आपको रोजगार भी मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा ही भी मिलेगी। सिर्फ खिचड़ी खा करके और रोड पर भटकने के लिए इस देश में गरीब जन्म नहीं लिए हैं। बीमार राज बिहार बनने के लिए जन्म नहीं लिया है, मजदूरों का राज बनने के लिए जन्म बिहार नहीं लिया है। बिहार में भी प्रतिभा है। बिहार ने नालंदा तक्षशिला इसे विश्वविद्यालय को जन्म दिया था, यहाँ पर बुद्ध इसे को ज्ञान मिला है। बिहार की धरती क्रांतिकारियों की वैचारिक धरती रही है, लेकिन बीच के कालखंड में 40 साल के अंदर राजनीति में जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर बंधक बना लिया गया। वोट को बंधुआ मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया गया। डिवाइड एंड रूल कहा गया कि तुम अगरा हो, तुम पिछड़ा हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। भैया कल्याण किसी का नहीं हुआ। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से 2012 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, उसी तरीके से जन स्वराज भी अभी बिहार में उभर रही है। तो अभी जैसे दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली में आई थी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके का बात कर रहे थे। तो क्या ऐसा लोगों को क्या ऐसा बात कहें, क्या ऐसा चीज बताएं कि लोगों को विश्वास हो कि प्रशांत किशोर बिहार के अगले अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे? आप अगर गौर करेंगे 10 सभा का प्रशांत किशोर जी के भाषण को सुनिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे वोट दो, मैं परिवर्तन लाऊंगा। तुम जहां वोट दे रहे हो, जिसको वोट देना है, जिस दल को नेता को चुनना है, तुम चुनो, तुम आजाद हो, लेकिन एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख करके जरूर वोट दो। अच्छा, जिन नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं आज, जिन नेताओं को, जिन सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं, जिनको कोस रहे हैं, उन्हीं सरकार बनाने में, उन्हीं नेताओं को सदन में पहुंचाने में प्रशांत किशोर जी का हाथ है। तो जो इंसान पैसे के लिए उस वक्त उन लोगों को सदन में पहुंचाया, तो क्या पता आगे भी आने वाले टाइम में पैसे के लिए बिक जाए, किसी सरकार को हराने के लिए, किसी सरकार को जिताने के लिए। उस समय ये राजनीतिक रणनीति का काम करते थे। 10 साल जब यूएनए में रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने नौकरी किया। 10 साल विभिन्न तरह से अपने कंपनी के साथ इनके लिए काम किया। अब ये 10 साल बिहार के लिए काम कर रहे हैं। वह विषय अलग था, आज का विषय अलग है। दूसरी चीज, आप देखे होंगे जिसका भी चुनाव जिताने के लिए गए, प्रशांत किशोर मुड़ करके कभी उस सरकार के पास कभी नहीं गए। ऐसे 10 सरकार हैं। प्रशांत किशोर अगर चाहते, जदयू को भी तो जिताए, जदयू में शामिल भी हो गए। उस समय उनको विकास नहीं दिखा। जब जदयू से बाहर हो गए तो उनको विकास दिखने लगा, बिहार की गरीबी दिखने लगी, बिहार में शिक्षा की कमी दिखने लगी, बिहार के लोग बदहाल दिखने लगे, बिहार गरीब राज्य दिखने लगा। जिस टाइम वो जदयू में थे तो उस टाइम तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखता था। इन्होंने नीतीश जी के साथ या बीजेपी के लीडर के साथ या कांग्रेस के लीडर के साथ एक अच्छे विचार के साथ कहने का, करने का आग्रह किया। आप नहीं किए, आप स्वतंत्र हैं, हम वहां से चल दिए। अब जब ये चल दिए तो फिर मुड़ करके उनके पास कभी दोबारा ये देखने के लिए नहीं गए कि आप क्या कर रहे हैं। नीतीश जी की जदयू नीतीश जी की है,
लालू जी की तो आरजेडी है। सवाल तो वही है ना कि जो इंसान पैसे के लिए किसी पार्टी को जिता सकते हैं, किसी पार्टी को हरा सकते हैं, तो आने वाले टाइम में कैसे उन पे विश्वास किया जाए कि वो पैसे के लिए फिर किसी पार्टी को जिताने या हराने में नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर जी विगत 3 साल से ये कार्य छोड़ चुके हैं। इस तरह की न आज के दिन में वो कर रहे हैं न आगे करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो बिहार के मिट्टी का जन्म जो लिए उसका कर्ज चुकाने आए हैं। वह बिहार में जन्म लिए। प्रशांत किशोर को कोई शोहरत की जरूरत नहीं है देश में, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान ईश्वर ने शोहरत भी दे दिया, धन भी दे दिया, जितना मिलना चाहिए था। यह नॉर्थ भारत का एक ऐसा नेता है जो साउथ में बहुत बड़ा लीडर है। पूरे देश में अगर किसी राज्य में अगर चर्चित लीडर में अगर नाम अगर आएगा तो आज के दिन में प्रशांत किशोर है, जो कि हर भाषा में हर जगह अपने आप को ये काबिलियत के बदौलत पॉपुलर कर चुके हैं। अब इन्हें बिहार में जन्म जो लिए उसके कर्ज को चुकाना है। बिहार को जो बिहारी कह करके जब ये महाराष्ट्र का चुनाव देख रहे थे, वहां बिहारी कहकर के मजदूरों को मारा गया था। जब सरकार आई, इन्होंने एक ही बात कहा, मेरी मजदूरी अगर मुझे देना है तो यही मजदूरी है, बिहारी मत कहिए और हमारे बिहार के भाइयों के साथ मारपीट मत कीजिए। ये इनके अंदर में जज्बा था, ये इसके अंदर में विश्वास था, बिहार के प्रति समर्पण था। इसलिए बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। बिहार के उस मानचित्र को जो बीमारू राज्य में है, पिछड़ा राज्य में है, इसे निकाल करके 10 अग्रणी राज्यों में बिहार भी अपना एक स्थान पाए। बिहार सिर्फ मजदूरों का राज्य न बने बल्कि उद्योगों का राज्य बने। बिहार सिर्फ बीमारू राज्य न बन करके काबिलियत का राज्य बने। इसके लिए प्रशांत किशोर जी गांव गांव में जाकर के जगा रहे हैं, व्यवस्था बदलने का आग्रह कर रहे हैं। बदलना तो जनता को है। अच्छा, 5 ऐसी खूबियां बताएं हमें जन स्वराज की, जिसके वजह से लोग भरोसा करें जन स्वराज पे, प्रशांत किशोर पे। सबसे पहली बात कि प्रशांत किशोर ने कहा कि ना मैं चुनाव लड़ने वाला हूं और ना मैं इस पार्टी का मुखिया हूं। तो दूल्हा कौन होगा? मैं प्रेरणा हूं, मैं प्रेरणा हूं। दूसरी चीज कि यहाँ जो होंगे वह जनता के बीच से चुने हुए होंगे। 243 विधानसभा का जो कैंडिडेट होगा, आपको 6 नाम 7 नाम एक विधानसभा में दिया जाएगा। जनता जिस नाम को सेलेक्ट करेगी उसे ही जन स्वराज चुनाव लड़ाएगी। तीसरी व्यवस्था, अभी जो इसके पदाधिकारी जो होने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट आया है। आप उस फॉर्मेट को भरें, आप में काबिलियत होगी, आप पदाधिकारी होंगे। कोई यहाँ पर नॉमिनेट या मोहर मारने वाला नहीं है, व्यक्ति का ये संगठन नहीं है। जन स्वराज जनता का राज, जनता के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था होगी उसे ही जन स्वराज कहा जा रहा है, इसीलिए जन स्वराज का नाम दिया गया है। तो यहाँ जो भी पदाधिकारी होंगे वह स्वतः चुने हुए पदाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा होंगे। जो कैंडिडेट होंगे वो जनता के द्वारा होंगे। तीसरी चीज कि मैं वोट मांग नहीं रहे हैं बल्कि आग्रह कर रहे हैं कि आप जगिए। अगर जन स्वराज से अगर अच्छा व्यक्ति अगर आपको दूसरा लगता है आप उसी को वोट दीजिए, अगर वो गलत लग रहा है तो फिर आप ऑप्शन चुनिए। बिहार में कहा जाता था भैया क्या करें, एक तो महागठबंधन है, एक एनडीए है, इसको न देकर के उसको हमारी मजबूरी है, हम इसी को देंगे, हम इसी को देंगे। एक तीसरा ऑप्शन आया, जिनको चुनना है उनको आप चुनिए। चौथी चीज कि यहाँ पर 70-75% ऐसे लोग विधायक और सांसद होंगे जो कि 1200 परिवार में जो राजनीति आ रही है कि दादा भी हो गए, बेटा भी हो गए, पोता भी हो गए। जन स्वराज में पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार उनको मौका मिल रहा, पहली बार वो सदन जा रहे हैं। ऐसा किसी दल में आप नहीं देखते होंगे। अच्छा, पांचवी बात कि आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके पास काबिलियत है, आपके पास सारा ईश्वर ने सब गुण दिया है, आप राजनीतिक व्यवस्था से लबोलब हैं, लेकिन धन के कारण जो धन नहीं है तब नेता नहीं बन सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जन स्वराज ने कहा आप अपनी काबिलियत के साथ आइए, यह भाई आपको चंदा करके, ला करके, भीख मांग करके, सहयोग लेकर के आपको चुनाव लड़ाएगा और आपके काबिलियत को सही जगह पर पहुंचाएगा। अच्छा, टिकट बंटवारे का क्या पैमाना होगा? टिकट किन्हें मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा? जो युवा झंडा लेके खड़े हैं क्या वो झंडा लेकर ही खड़े रह जाएंगे या फिर
युवाओं की भी भूमिका होगी, कितनी प्रतिशत युवाओं को टिकट दिया जाएगा? 60% यहाँ युवाओं को टिकट दिया जाएगा। जो 35 साल 40 साल के 30 साल के नौजवान हैं उसकी 60% आबादी होगी, चाहे वो महिला है। 60% में महिला ही युवा क्यों न हो, पुरुष युवा ही क्यों न हो, या किसी जाति धर्म के हो, 60% यूथ आएगा जो कि वो व्यवस्था को बदलेगा। और पैमाना उसका सिर्फ वही है कि आपके क्षेत्र में 5-6 नाम आ रहे हैं, उनमें जिनको भी जनता कहेगा कि नहीं ये कैंडिडेट मेरा सही है, ऊपर से पटना और दिल्ली से उम्मीदवार को थोपा नहीं जाएगा, बल्कि उम्मीदवार की घोषणा आपके द्वारा ही जो किया जाएगा। अच्छा, जनता 5-6 नाम की बात आपने कही, कौन कौन से नाम आ रहे हैं? 5 ये संगठन है, व्यवस्था है, जो काम कर रहे हैं, समाज जिन पर विश्वास करके चल रहा है, वैसे जब छन करके नाम आएंगे तब वो 6 नाम 7 नाम। जन स्वराज में ये तो नहीं होगा ना कि किसी विधायक के बेटे को फिर से टिकट दे दिया जाएगा, किसी सांसद के बेटे को टिकट दे दिया जाएगा, किसी मंत्री के बेटे को टिकट दे दिया जाएगा, या किसी पूंजीपति लोगों को टिकट दे दिया जाएगा? जब अमन जी कह रहे हैं कि 1250 परिवार से 1250 परिवार से जो राजनीतिक बंधक बन गया है, जो कि वो अपनी जमींदारी व्यवस्था को कायम कर लिया है कि इन्हीं का बेटा होगा, क्योंकि ये तो करोड़पति हैं, इनके पिताजी तो मिनिस्टर रह चुके हैं, अरे ये तो फलना एमपी के बेटे हैं, उससे निकाल करके राजनीति को आम दरवाजे पर, आम व्यवस्था में लाया जाएगा। जो आप काबिल हैं, जिनके पास योग्यता है, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, मौका मिलेगा, और वो व्यवस्था को बदलने में ईमानदारी पूर्वक बहुत बड़ा एक परिवर्तन करेंगे। अच्छा, मुस्लिम समुदाय पे प्रशांत किशोर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कहीं एलजेपी वाला, जिस तरीके से एलजेपी पिछले चुनाव में काम की थी वोट काटने का, कहीं वही काम तो इस बार प्रशांत किशोर या जनस्वराज नहीं कर जाएगी, वोट कटवा वाला काम? आप ऐसा बात बोल रहे हैं जैसा कि लगता है कि जो जदयू के लोग बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी अल्पसंख्यक की ही बात नहीं करते हैं, अति पिछड़ों की भी बात की है कि 75 सीट बिहार में अति पिछड़ों को लड़ाया जाएगा, दलित समाज के लोगों को भी लड़ाया जाएगा, अल्पसंख्यक को भी लड़ाया जाएगा, यहाँ तक कि यादव समुदाय के लोगों को भी लड़ाया जाएगा। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वही बात हो गई। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, मैं उस बात को काट रहा हूं, उनमें जो काबिलियत होगा वो आएंगे। ये नहीं कि आरजेडी का यादव का मतलब तेजस्वी यादव हो गया जो 10वीं फेल है और उसी को नेता बनाइए। आप पीएचडी किए हुए हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े विद्वान यादव समुदाय से हैं, लेकिन आप नेता किसको चुनिएगा? 10वीं फेल यादव को चुनिएगा। जनसुराज में अति पिछड़ा समाज में जो काबिल बच्चा है, अल्पसंख्यक समाज में जो काबिल बच्चा है, जो पिछड़ा समाज में काबिल बच्चा है, सवर्ण समाज में काबिल बच्चा है, जो काबिल बच्चा है उसमें काबिलियत है, राजनीतिक चाहत है, व्यवस्था बदलने में वह मेहनत कर रहा है, वैसे लोगों को लाया जाएगा। जाति में काबिल लोगों को आगे किया जाएगा। अच्छा, आरक्षण का मुद्दा चल रहा है वर्तमान में, तो क्या जनस्वराज की सरकार बिहार में बनेगी तो आरक्षण हटा दिया जाएगा बिहार से, या फिर आरक्षण रहेगा? क्या राय है आपकी? आरक्षण रहने की, हटाने की ये चंद लोग बैठ करके चर्चा करते हैं। आज भी 70%, जब आप भारत सरकार का, नीति आयोग का जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी 70% लोग जो हैं जिनकी आय, एक व्यक्ति कमा रहे हैं, 5 व्यक्ति खा रहे हैं, एक व्यक्ति की आमदनी 300 रुपये है, महीने में 15 दिन 20 दिन काम मिलता है। जा करके अगर आंकड़ा देखेंगे तो 30 रुपये एक व्यक्ति पर पड़ रहा है, जो उसको भोजन भी नहीं मिल रहा है। जनसुराज कह रहा है कि आपके गांव में आपको रोजगार देंगे, किस जाति के हैं उससे मतलब नहीं है। जो सत्ता की सियासत करते हैं वो जाति की बात करेंगे, वो धर्म की बात करेंगे, वो हिंदू की बात करेंगे, कोई मुसलमान की बात करेंगे, कोई पिछड़ों की बात करेंगे, समग्र समाज की बात कर रहे हैं। समग्र समाज में हर हाथों को काम कैसे मिले। बिहार का बच्चा हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र न जाकर के, गुजरात न जाकर के, बिहार के गांव में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, अपने पत्नी परिवार के साथ 15,000 का महीना कैसे कमावे। वह गरीब का बच्चा भी अच्छा शिक्षा कैसे ले। हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा,
आज के दिन में पूरे भारत में कहीं पर अगर जाएंगे तो कहीं पर भी 400 रुपया पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं है। आप गांव में जाकर के जब स्वतः आप बात करें तो 70 साल 80 साल की बूढ़ी महिला कोई देखने वाला नहीं है, थकी हुई, हारी हुई, और 400 रुपया दे रहे हैं। जनसुराज कहा कि 2000 रुपया देंगे। कैसे होगा ये सब? हम समग्र समाज के बदलाव की बात, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक जाति का, एक धर्म का, जो गरीब है वह किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए योजना बनाई जाएगी। अच्छा, कैसे होगा ये सब? इतने सारे प्लानिंग तो हो गया, ब्लूप्रिंट भी बन गया, कैसे होगा? 1 साल के अंदर युवाओं को रोजगार कैसे दे देंगे बिहार में? अमन जी, आपके बिहार से तकरीबन 1 करोड़ बच्चे, छात्र दिल्ली में रह रहे हैं, कोटा में रह रहे हैं, बाहर विभिन्न राज्यों में पढ़ रहे हैं। आज उड़ीसा में चले जाएंगे तो 4 महल का एक बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार में एमबीए का कॉलेज, बिहार में एमएड कॉलेज, बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास क्यों नहीं? जब हम हर जिले में स्कूल कॉलेज खोलने लगेंगे, हमारे बच्चे बिहार से बाहर जाना बंद कर देंगे। बिहार के हमारा हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वहीं पर बिहार में रह जाएगा। हमारे शिक्षक बिहार के, छात्र बिहार के, नाम कोटा का, शिक्षा की गुणवत्ता का जब विकास करेंगे तो वहीं पर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, जो बच्चे की पढ़ाई में बाहर जा रहा है वो बिहार में रुक जाएगा। दूसरी चीज, आप जो छोटे छोटे चीजों का उपयोग करते हैं, आप जूता का उपयोग कर रहे हैं, गंजी का उपयोग कर रहे हैं, इस घड़ी का उपयोग कर रहे हैं, जो भी दिनचर्या में आप घर में उपयोग करते हैं, वो बनते कहाँ हैं? बिहार में कितने % बनते हैं? वो बन रहे हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, गुजरात में। जब ऐसे उद्योगों को लगाएंगे तो गांव का जीडीपी रेट बढ़ेगा, आमदनी बिहार की बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी और बिहार विकसित राज्य में स्वतः आ जाएगा। ये कहने से, नारा लगाने से नहीं, बल्कि इसके लिए ब्लूप्रिंट भी बना हुआ है कि गांव में, पंचायत में उद्योग को खड़ा करेंगे। आज बिहार के अंदर कितने उद्योग खड़े हो गए? बेगूसराय ऐसे जगह पर जहां पर भारत सरकार के 3 बड़े बड़े उपकेंद्र हैं, यहाँ के और ब्लॉक में अगर चले जाएं तो वो व्यक्ति घास काट रहा है, 100 रुपये की मजदूरी कर रहा है, एक बेटा है वो दिल्ली में है, बीमार है, माँ बाप कोई देखने वाला नहीं है। गांव में रोजगार जब खड़ा होगा, शिक्षा का जब विकास होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, पर्सनालिटी भी बिहार का डेवलप होगा और स्वतः बिहार विकसित राज्य में आगे आ जाएगा। प्रशांत जी का कहना है कि सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी को हटा दी जाएगी। गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन विकास का अगर पैमाना देख लें तो विकास तो निरंतर गुजरात में चल रही है। तो शराबबंदी का विकास से क्या कनेक्शन है? आप सारे सिस्टम को, आज के दिन में बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अखाड़ा कोई अगर है तो शराब हो गया है। गांव के छोटे छोटे बच्चों से पुलिस के द्वारा शराब बेचवाया जा रहा है। पुलिस जहां अपराध को पकड़ने के लिए खड़ा हुई थी, कानून व्यवस्था बना था अपराध को रोकने के लिए, आज सारी पुलिस और थाने शराब को पकड़ने के लिए लगी हुई है और शराब बिक भी रहा है। ये कैसा बंदी है? आप सारे सिस्टम को एक जगह लगा दिए। बिहार के अंदर 1.5 लाख व्यक्ति आज भी जेल में बंद है। वह कौन जेल में बंद है? वह समान परिवार का व्यक्ति जेल में बंद है जो 5 बोतल और 4 बोतल शराब बेचते हुए पकड़ा गया। तो भैया ये कैसी बंदी है? उसका परिवार आज भूखमरी पर है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। वह व्यक्ति शराब बंदी को ढकोसला बना करके सिस्टम को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये शराबबंदी नहीं है, ये तो एक नौटंकी है कि आप उसको बंदी का नाम दे रहे हैं और गलत रास्ते से अरबों अरब की एक वसूली हो रही है। ये बंदी नहीं है। आप उसको हटा देंगे, उसको हटाइए, उसका महंगाई बढ़ा दीजिए। शराब की अगर बोतल है तब उसका आधार कार्ड होता है, इसकी महंगाई इतना हम कर देंगे कि कैपेबल है तो आप पीजिए, नहीं कैपेबल है तो आप नहीं लीजिए। उसका एक कोटा तय करिए। आमदनी का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप बंदी भी कर रहे हैं, बिहार के राजस्व को भी खत्म कर दिए। जो 1200 करोड़ 1300 करोड़ का राजस्व, आप राजस्व को भी खत्म कर दिए और आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। ये बंदी थोड़े है। आप कानून को कड़ा कीजिए, किसी सिस्टम को खत्म कर देना और सारे अपने जो लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम को उसी में थोप देना।
हर जिले में 2-2 एडीजे को आप शराब का कोर्ट बना दिए हैं। आखिर सारा सिस्टम तो उस पर है, फिर भी क्यों रोज दिल पकड़ा रहा, क्यों बिक रहा है? हर चौक चौराहे पर आप जाइए तो बिक जाएगा। ये कैसा शराबबंदी है? ये सब नौटंकी है, सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए उसको समाप्त कर करके राजस्व को बढ़ाइए और कानून को कड़े कीजिए, महंगा कीजिए। जो समर्थ होगा लेगा, नहीं समर्थ होगा नहीं लेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम दर्शक को जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं तो सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आपने बिहार के संदर्भ में सभी को सत्ता में लाए हैं, सभी को देखे हैं। आपका अगर मन का भाव, आत्मविचार अगर कहता है तो जनता का भी राज एक बार स्थापित करें। सबको बार बार देख चुके हैं, व्यक्ति वही है। आप आरजेडी को भी वोट देते हैं, बीजेपी को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को भी वोट देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जाकर के नीतीश कुमार ही बन जाते हैं। आप एक बार वैसे लोगों को राजनीति में लाइए जिनमें काबिलियत है, जज्बा है। सिर्फ आपके सहयोग की जरूरत है। आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर न देखें, बल्कि उस व्यक्ति में काबिलियत है, वह मुखिया बनने लायक है, जिला परिषद बनने लायक है, एमएलए बनने लायक है, एमपी बनने लायक है। जनता के द्वारा आप चुनिए, अच्छे लोगों को लाइए। बिहार का जो दाग दाग चेहरा बन चुका है उसे समाप्त कीजिए। ये बुद्ध की धरती है, गंगा के किनारे बसी हुई बिहार की धरती जो शांति का प्रतीक देती है। बिहार में भी एक शांति और विश्वास और राजनीति का चेतना और सुचिता का आधार बने, यही आपसे आग्रह है, ताकि बिहार भारत के उस 5 राज्यों में आगे आवे। वह बिहार के सभी लोगों के सहयोग से आएगा, हम सभी लोगों के कदम से कदम मिलाने से आएगा। राजनीति की उस बंधुआ मजदूरी को समाप्त कीजिए। अपने आत्मा को देखिए कि आप जिस दल को वोट दे रहे हैं, आपकी आत्मा कह रही है क्या वो सही काम कर रहा है? जिस उद्देश्य के लिए आपने दिया सही काम कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो विकल्प के साथ आइए, विकल्प को चुनिए और बिहार को बदलिए। यही मेरा आग्रह है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बाकी सवाल वही है, क्या बिहार में जन स्वराज की सरकार बन पाएगी? अगर बन पाएगी तो क्या होगा बिहार का ब्लूप्रिंट? कैसे होगा बिहार का विकास? बिहार में क्या होगी शिक्षा की स्तर? बिहार में क्या होगा स्वास्थ्य का स्तर? सवाल वही है, आप हमें बताइएगा कि बिहार में जन स्वराज की सरकार बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।